हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी आईपीसी के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। एमपी सिविल जज की जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल करने की डेट भी आ चुकी है और हम लोगों ने स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर ली है कि किस तरीके से हमें जो है विद इन टाइम लिमिट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और एमपी एडीपीओ में भी जो है हमारा आईपीसी सब्जेक्ट है और आईपीसी अदर स्टेट जुडिशरी में भी हमारा सब्जेक्ट्स है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो चीज़ लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ कि इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी कौन सी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी फॉर सिविल जज एग्ज़ाम, एपीओ एग्ज़ाम, एडीपीओ एग्ज़ाम। आप किसी भी स्टेट का एपीओ एग्ज़ाम दे रहे हैं, एडीपीओ एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल जज जहाँ पर आईपीसी अगर आपका क्रिमिनल लॉ में सब्जेक्ट है, अगर आपके एग्ज़ाम में, तो हर स्टेट जुडिशरी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आईपीसी में से हो सकती हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो सेक्शंस मैं आपको बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, उन सेक्शंस को बताने के पीछे का रीज़न ये है कि आपको वो सेक्शंस किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। वो सेक्शंस तो आपको आईपीसी की पढ़नी ही है और उतनी सेक्शंस के टाइटल्स, उनकी हेडिंग्स आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट जुडिशरी का आप एग्ज़ाम देते हैं, एडीपीओ एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं, तो आईपीसी में से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेंगे कल्पेबल होमिसाइड को कहाँ बताया गया है, आपको याद होना चाहिए। 299 में मर्डर कहाँ बताया गया है, 300 में उन्होंने कहा डिफेमेशन को कहाँ बताया गया है, 499 में। ऐसे ही परिभाषाओं में से जैसे उन्होंने पूछ लिया कि भाई मैन को कहाँ परिभाषित किया गया है 10 में, डिसऑनेस्टली को कहाँ डिफाइंड किया गया है, फ्रॉडुलेंटली को कहाँ डिफाइंड किया गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्शन बेस्ड हमेशा पूछी जाती हैं। तो ये जो सेक्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सेक्शन बेस्ड भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस अंदर तो आपको रीडिंग करना ही है, अंदर से तो ऑब्जेक्टिव्स बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी की। कौन कौन सी सेक्शंस आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है, उनके टाइटल्स याद कर लेने हैं और अंदर तो पढ़ना ही है। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको, स्टार्ट करती हूँ बताना। ये देखिए, ये हमारा इंडेक्स है डायरेक्ट का। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से अपने इंडेक्स पे टिक मार्क कर लेने की कौन कौन सी सेक्शन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें सेक्शन 1 to 5 कवर करता है ये। तो चैप्टर फर्स्ट की जो सेक्शंस है 1 to 5, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन सारे सेक्शंस की हेडिंग भी याद होना चाहिए और अंदर डिटेल भी हमें पता होना चाहिए। तो सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड, सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस committed within India, section 3 punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India, section 4 extension of code to extraterritorial offences, and section 5 certain laws not to be affected by this act। इस तरीके से ये पांचों सेक्शंस की हेडिंग जो है ये आपको याद कर लेनी है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कर लेंगे, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, भारत के बाहर किए गए अपराधों का दंड, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार और कुछ विषयों पर इस संहिता द्वारा प्रभाव न डाला जाना। सेक्शन 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको पूरी लर्न कर लेनी है कि आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, वो पूछ ले कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड किस प्रावधान में बताया गया है, धारा 1 2 3 4, तो आप तुरंत टिक कर देंगे धारा 2, क्योंकि आपने हेडिंग याद कर ली, तो आपको पता है। यहीं पर साथ में हम एक छोटा सा काम क्या करते जाएंगे कि ये हमने इंडेक्स में से ही हमने याद कर लिया, हमने जैसे याद कर लिया कि चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन जिसमें 1 to 5 है, तो आप यहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए कि 1 to 5 सेक्शन। तो आपको हमेशा याद रहे जब कभी आपको रिवीजन करना हो, तो बस आप अगर आपको चैप्टर्स रिवीजन करने तो फटाफट इंडेक्स में से चैप्टर रिवीजन करते जाएंगे कि चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन 1 to 5, चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशन 6 to 52A, साधारण स्पष्टीकरण 6 से 52A तक है, और फिर उसके बाद आप टाइटल्स याद करेंगे। और यहीं पर जो इम्पोर्टेंट हमने अंदर पढ़ रखा है कि किस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप शॉर्ट में इंडेक्स में लिख लें। और जब रिवीजन करें तो अब कभी आपको शॉर्ट पीरियड में अगर रिवीजन करना है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप पूरा अंदर नहीं पढ़ सकते, तो आपने उसकी मेन चीज़ें अगर यहीं आप इंडेक्स में लिख ली तो आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया में लिख कर रखा है
कि यहाँ पर जो है एक लीगल मैगजीन थी जो हमने पढ़ी थी, तो इसमें क्रीम एंड ट्रेबिट पर्सोनेम, तो जिसका मतलब है द क्राइम कैरीज द पर्सन। तो ये इससे रिलेटेड एक मैगजीन थी जो मैंने यहाँ पर लिख करके रखी हुई है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर फर्स्ट की इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गई 1 to 5, ये तो आपको याद करना ही है। देन चैप्टर सेकंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टाइटल्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमेशा किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से टाइटल बेस्ड आना ही है, वो पूछ लेगा। सेक्शन 6 और 7 आप छोड़ सकते हैं, सेक्शन 6 और 7 जो है जनरल एक रूल बताती है, बस वो आपको सिर्फ पढ़ना है, ऐसे ही समझ लेना है कि वो क्या कहना चाह रही है सेक्शन 6 और 7। तो इनकी ना तो हेडिंग पढ़ना जरूरी है और अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको अपने समझने के लिए सेक्शन 6-7 पढ़नी है। बट 8 से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेस्ड, कि वो पूछ लेंगे कि जेंडर को कहाँ डिफाइन किया गया है, नंबर को कहाँ डिफाइन किया गया है, मैन वुमेन कहाँ डिफाइंड है, पर्सन, पब्लिक, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको बाय सेक्शन याद होना चाहिए कि सेक्शन 8 डिफाइंड जेंडर, सेक्शन 9 डिफाइंड नंबर, 10 मैन वुमेन, 11 पर्सन, 12 पब्लिक, 13 रिपील्ड, उसको नहीं छोड़ देना है, 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है 6 to 52A, तो इस चैप्टर की पूरी सेक्शंस पूरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी याद करनी है, टाइटल भी पढ़ना है और अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर 2 6 to 52A पूरा मार्क कर लीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरे की आपको हेडिंग्स याद करनी है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की यदि हम बात करें, चैप्टर 3 पनिशमेंट 53 to 75 ये चैप्टर चलता है दंडों के विषय में। तो इसमें इस चैप्टर में एक्चुअली में बहुत सारी सेक्शंस खुद ही रिपील्ड हैं, तो बहुत कम सेक्शन हो जाती हैं। जैसे सेक्शन 53 पनिशमेंट, इसमें आपको पनिशमेंट बताए गए हैं, कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं याद है आपको, इसका टाइटल याद करना है, हेडिंग याद करनी है। सेक्शन 53A आप छोड़ दें, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन 54, 55 एंड 55A अंदर भी पढ़ना है, हेडिंग भी याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 56 रिपील्ड है, 56 तो आपको 56 पढ़ना है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, देन अंदर भी पढ़ना है, हेडिंग भी याद करनी है। 58, 59 ऑलरेडी रिपील्ड है। सेक्शन 60 सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल, तो इसकी टाइटल ही इंपॉर्टेंट है, जो टाइटल में है वही अंतर कहा गया है। तो आपने अगर सेक्शन का टाइटल याद कर लिया तो अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें इतना ही बताया गया है कि जो दंडाधिक कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास है उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि कारावास सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। कौन सी सेक्शन बात करती है? सेक्शन 60, आपको हेडिंग याद होना चाहिए। देन सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की रकम, इसकी भी आपको हेडिंग याद करनी है, अंदर भी पढ़ लेना है। सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69 ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। 64 to 69 ये सारी आपको पढ़ना है और इनमें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है आपने अंदर क्या पढ़ा। जैसे सेक्शन 64 में बताया है कि अगर जुर्माना नहीं दिया है किसी ने और जुर्माना ना देने के कारण उसको जो दंडादेश होता है वो कैसा होता है, इन एक्सेस में होता है। मतलब हमेशा ये जो जुर्माना ना देने के लिए जो दंड दिया जाता है, तो वो जो ओरिजिनल पनिशमेंट आपको मिली है आपके क्राइम के लिए उसके अलावा होता है, ये दंड अतिरिक्त होता है, इन एक्सेस होता है। तो हमने यहीं पे शॉर्ट में लिख लिया कि इसका सार क्या है इस सेक्शन का। फिर उसके बाद लिमिट की बात करी कि जो जुर्माना नहीं दी जा रही है, तो जुर्माना ना देने के कारण जो पनिशमेंट मिलती है वो कितनी मिलती है, तो हमने अंदर पढ़ा था 65 में कि 1/4 मिलती है, तो हमने यहीं पर लिख लिया कि 1/4 मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हेडिंग याद करेंगे और जब अंदर पढ़ेंगे तो आप फिर उसका सार निकाल के यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं। तो अभी तो आपको क्या करना है, ये हेडिंग्स याद करना है। ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट बताने के लिए बता रही हूँ कि कौन सी सेक्शन है जिनकी आपको हेडिंग भी याद करना है और अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर की आपको ये इतनी सेक्शन समझ में आ गई 69 तक। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की सेक्शंस की ओर। अब देखिए सेक्शन 70, 71, 72, 73, 74, 75 ऑल आर इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ आईपीसी में कि चैप्टर 4 तक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है 106 तक, ओके। तो ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। देन आपका चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, आईपीसी की जान कह सकते हैं आप इसको, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये सेक्शन 76 से 106 तक का पार्ट कवर करता है और ऑल सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP ये चैप्टर है, इसमें से तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरी 76 से लेके 106 तक की पूरी सेक्शंस की हेडिंग्स याद करनी है और अंदर भी पढ़ना है, और इनमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं, वो सब आपको यहाँ इंडेक्स पर लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल
जब आप 81 सेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें जैसे नेसेसिटी का रूल है, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए जैसे सेक्शन 81 है, तो 81 में हमने पढ़ा है कि 81 बात करती है रूल ऑफ नेसेसिटी की, तो आप यहीं पर लिख लेंगे रूल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का नियम। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लें। फिर सेक्शन 82 पढ़ेंगे तो सेक्शन 82 बात करती है जोली इन कैपेक्स की, तो आप यहीं पर जो है लिखते जाएंगे अगर आपको याद है। अब जैसे मैंने तो पढ़ रखा है तो मुझे याद है, तो डोली इन कैपेक्स का रूल जो है सेक्शन 82 बात करता है। तो अब ये पूरे चैप्टर्स की आपको हेडिंग याद करनी है, 76 से 106 पूरा मार्क कर लीजिए, ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 अबेटमेंट, ये जो चैप्टर है 107 से 120 तक कवर करता है, 107 से 120। तो इस चैप्टर्स में से अब आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है आपका। अब यहाँ से हमारी जो सेक्शंस हैं वो सिलेक्टेड होती जाएंगी। तो चैप्टर 5 अबेटमेंट में आपको कौन कौन सी सेक्शन पढ़नी है? आपको 107 पढ़नी है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। फिर 108 पढ़ना है, दुष्प्रेरक, अबेटर। 108 पढ़ना है, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ये इसके बाद आपको 109 पढ़नी है, 109 इंपॉर्टेंट है। 1010 पढ़नी है, 1011 पढ़नी है। उसके बाद डायरेक्ट आपको 114 पढ़नी है। उसके बाद आपको ये सारी छोड़ देनी है 119 तक, ठीक है। 109, 1010, 1011, सॉरी 111 और 114, ये आपको हेडिंग याद करनी है इनकी, और अंदर भी पढ़ना है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इधर से नहीं आए हैं। बस आपको सिंपल एक रीडिंग कर लेना ताकि आपको नॉलेज रहे कि बाकी की सेक्शंस में क्या है। तो एक रीडिंग तो आपको हमेशा करनी चाहिए, और एक रीडिंग आप हमेशा करें, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है, अभी हम उन सेक्शंस की बात करें तो याद आपको कौन कौन सी रखना है? 107, 108, 108A, 109, 110, 111, 114, मतलब इनकी हेडिंग्स भी याद रखना है और इनका अंदर का कंटेंट भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 114 के बाद आपको जो सेक्शन पढ़नी है वो पढ़नी है डायरेक्ट 120, जो चैप्टर 5 की लास्ट सेक्शन है 120। देन उसके बाद आपका चैप्टर 5A आता है 5 का, जो आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल काउंस्पिरेसी की बात करता है। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, 120A और 120B, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल काउंस्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, और फिर 120B, आपराधिक षड्यंत्र का दंड, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल काउंस्पिरेसी। तो ये दोनों आपको याद करनी है। ये एग्जाम में बहुत कई बार सेक्शन से पूछा गया है सीधा सीधा। चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल काउंस्पिरेसी को किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 5A और सेक्शन 120A में इसको डेफिनेशन दी गई है, और 120B में इसका पनिशमेंट बताया गया है, और अंदर तो पढ़ना ही है उसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये चैप्टर कुल मिलाकर के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के लिए भी। आगे चैप्टर 6, अब देखिए चैप्टर 6 के बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं। चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो ये पूरे चैप्टर की जो हेडिंग्स हैं वो प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस चैप्टर से आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, अंदर से बहुत कम आते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस पूरे चैप्टर की 121 से लेके 130 तक की हेडिंग्स याद कर लेनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 124A सेडिशन, राजद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि राजद्रोह या सेडिशन को कहाँ डिफाइंड किया गया है, तो 124A में। तो ये तो आप बिल्कुल याद कर ही ले। 121, 121A, 122, 124 और 124A, ये इतनी सेक्शंस तो आपको छोड़नी ही नहीं है, ये तो आपको पढ़नी ही इस चैप्टर में। और इसके साथ ही इस चैप्टर की जो लास्ट सेक्शन है 130, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संरक्षण देना। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सेक्शन 130, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो है उसमें सारी आपको क्या करना है, हेडिंग्स याद कर लेनी है, स्पेशली जो मैंने बताई ये तो छोड़ना ही नहीं है। 121 टू 120A, 122, 124, 124A, इनकी हेडिंग्स याद करना है। और बाकी इस चैप्टर को अंदर से कैसे पढ़ना है, तो देखिए इस पूरे चैप्टर में मेनली ऑफेंस बताया है कि यदि कोई पर्सन, जैसे 121 की बात करें कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, तो इस सेक्शन में सीधे सीधे दंड बताए हैं कि यदि ऐसा काम करता है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। तो आपको भी इस चैप्टर में से बस हेडिंग पढ़ ली और सीधा सेक्शन में से उसकी पनिशमेंट देख ली कि कितनी पनिशमेंट की, बस पनिशमेंट पे टिक मार्क कर लिया
और बस आपको हेडिंग याद करनी है और उसकी पनिशमेंट याद कर लेनी, बस ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें से आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। मेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में इसमें से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 130 इसी पार्ट की, चैप्टर 6 की आपकी सेक्शन 130 जो है ये हमने इसलिए मार्क करी है क्योंकि हमने 52A में हार्बर पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीरीज बनाते जाएंगे कि हमने 52A में हार्बर की परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद हार्बर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहाँ आया, 130 में आया। मतलब सेक्शन 130 में हार्बर की बात की गई है कि ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। तो जैसे आपने संशय को सबसे पहले कहाँ पढ़ा, 52A में, फिर उसके बाद आपको ये सेक्शन मिल गई, तो आप यहीं पर जो है और सेक्शंस जोड़ते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा 52A, उसके बाद 157, 136 और 212। तो इन सेक्शंस में भी क्या है, हार्बर से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो कभी भी हमें रिलेटेड प्रोविजंस मिलते तो हम यहीं पर अपने बैरक में इंडेक्स में लिख लेते हैं कि जब भी हम उनको रिवीजन करें तो हम साथ में ये सारी सेक्शंस की हेडिंग साथ में देख ले। तो जब भी आप भी पढ़ें तो इसी तरीके से करें। 52A में हमने हार्बर की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद 130 में इसका प्रोविजन है, उसके बाद 136 देखिए लिख कर रखा है, तो 136 जो चैप्टर हमारा 7 है, इसमें सेक्शन 136 है, ये भी हार्बरिंग की बात करती है। डिजर्टर्स जो हैं, जो भगोड़े हैं या जो जिनको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में भगोड़े बोला जाता है और यहाँ पर शुद्ध हिंदी में अभित्यजन को संशय देना, मतलब जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स में मिलिट्री में जो सैनिक होते हैं, यदि वो भाग जाते हैं, मतलब अपनी जॉब से डर गए और वो भाग जाते कभी कभी, तो उनको बोला जाता है डिजर्टर। तो वो एक अपराध होता है मिलिट्री लॉ में, और अगर ऐसे अपराधियों को आपने शरण दी है, आश्रय दिया है, हार्बरिंग दिया, तो उसको पनिशमेंट का प्रावधान आईपीसी में बताया गया है 136 में, इससे रिलेटेड जो है प्रोविजन बताया गया है 136 में कि क्या होगा अगर आपने डिजर्टर को आपने यदि क्या है हार्बर दिया है तो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको को रिलेटेड सेक्शन जो है वहीं पर लिख लेनी। देखिए मैंने इसमें भी लिखा है कि 52A में हमने पढ़ा, देन उसके बाद 157, उसके बाद 130, 212 और 136 तो है ही साथ में। आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 7 की यदि हम बात करें तो चैप्टर 7 जो है वो प्री एंड मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस ही हमें इसमें से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम बस आपको याद रखना है कि चैप्टर 7 बात किसकी करता है। चैप्टर 7 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, नौसेना वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें आपको सबसे पहली सेक्शन पढ़ लेनी है, 137 की हेडिंग याद कर लेनी है, 132 याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें डेथ पनिशमेंट और एलआई है। तो क्या है, डेथ पनिशमेंट जो है वो बहुत कम धाराओं में दी होती है, तो कभी भी कोई सेक्शन में अगर आप डेथ सेंटेंस पढ़ते तो उसको कभी मत छोड़िए, वो एक बार जरूर रीड करिए। तो इसकी हेडिंग याद रखना है और उसमें याद रखना है कि इसमें डेथ सेंटेंस की परिभाषा, उसके बाद 136 क्योंकि हार्वर्ड से रिलेटेड है, और उसके बाद 140। बस आपको इस चैप्टर से टोटल 4 सेक्शंस पढ़ने और बाकी आपको सब छोड़ देना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अब जो चैप्टर 8 है ये इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 5A के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट आया आपका, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका ये चलता है 141 से 160 तक टोटल। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चैप्टर 8 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, और 141 से 160 तक ये कवर करता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 141 अनलॉफुल असेंबली, 142 बीइंग मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो इस चैप्टर में से हेडिंग्स भी पूछी जाती हैं, अंदर से भी पूछा जाता है, ये चैप्टर कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट है। तो 141 पढ़ना है, 142 पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद 143 पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली पढ़नी है, 144 हेडिंग भी ये पढ़ना है, अंदर भी पढ़ना है ना। 145 आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 146 रियोटिंग, बलवा करना बाय हेडिंग, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि बलवा करना को कहाँ बताया गया है या रियोटिंग कहाँ बताई गई है, तो 146। उसके बाद 147 पनिशमेंट ऑफ रियोटिंग, 148, 149, 150 छोड़ दीजिएगा, 151 इंपॉर्टेंट है, देन 152 छोड़ दीजिए, 153 इंपॉर्टेंट है, 153A भी इंपॉर्टेंट है, 153 डबल ए भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में 153A जो डेफिनीशन है ये हमारे ड्राफ्ट में इंक्लूड कर दी गई है, इस सेक्शन को इंसर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये सेक्शन अभी तक लागू नहीं है। जब आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सेक्शन अभी तक लागू नहीं है, और इसी से रिलेटेड सेक्शन सीआरपीसी में दी है 144A, इसलिए देखिए मैंने यहीं पर लिख लिया। इस तरीके से आप लोग भी अपने इंडेक्स में लिख लें कि 153AA आईपीसी की, इससे रिलेटेड सेक्शन सीआरपीसी में 144A मास ड्रिल वगैरह से है। तो ये दोनों सेक्शन आईपीसी और सीआरपीसी की अभी तक क्या है, इनफोर्स में नहीं आई हैं।
तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है कुछ, बस हेडिंग याद रखना है कि इसमें बताया क्या है, और इन दोनों में मतलब सीआरपीसी की 144A और 153AA की हेडिंग याद कर लेनी है, और ये अभी तक इन्फोर्स में नहीं आई है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपको पढ़ना है 153B, इम्पॉर्टेंट है, हेडिंग याद करनी है। उसके बाद आपको 154, 155, 157 अगेन हार्बरिंग से रिलेटेड थी, हम ऑलरेडी वहाँ लिख चुके हैं। अभी हमने पीछे कहाँ कहाँ लिख ली, हमने 130 में लिख ली, 136 में लिख ली, अब 157 में लिख ली। तो 157 हार्बरिंग से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद सीधा एफरे दंगा 159 और उसके लिए पनिशमेंट 160। तो इनकी हेडिंग और अंदर सब याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 9, जो बात करता है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। तो आपको याद रखना है कि ये सेक्शन 166 से स्टार्ट है, ना कि 160 के बाद 161 से। ये 161 से 165A तक का जो पार्ट है ये रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये 166 से 177 तक है, तो आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि 166 से 171 तक ये जो है चैप्टर है। तो इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 166 के बाद अभी रिसेंटली 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, और 2018 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया लेटेस्ट वही है। 2019 का अभी बिल पास हुआ, अभी एक्ट नहीं बना है, वो नहीं पढ़ना है। तो 166 के बाद जो नई सेक्शंस जुड़ी हैं वो आपको याद रखना है कि 166A और 166B जुड़ी हैं। अभी जो अमेंडेड सेक्शंस हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, अभी मैं स्किप करके चल रही हूँ अमेंडेड सेक्शंस को, वो मैं अभी आपको बाद में कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको 166 पढ़ना है, फिर जो ये अमेंडेड हुई थी 166A 166B हेडिंग याद करनी है और अंदर भी पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट आप 170 और 171 हेडिंग पढ़ लेंगे और अंदर पढ़ लेंगे, बाकी आप ये बीच की सेक्शंस स्किप कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका चैप्टर 9A ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। तो ये चैप्टर की आपको हेडिंग याद करनी है, चैप्टर की भी हेडिंग से याद करनी है, ध्यान रखना। 23 चैप्टर है, तो 23 चैप्टर्स की हेडिंग तो आपको सबकी याद करनी है। अब उसके बाद ये जो चैप्टर है, ये जब भी कोई चैप्टर 9A या 9B करके होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने इसका सब पार्ट बना करके दिया है, इसलिए सेक्शन भी 171 है तो वो 171A ही देंगे उसको नाम, है ना। तो चैप्टर 9A में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 171A से 171I तक है, तो यहीं पर लिख लिया हमने। अब इसकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप क्या पढ़ लेंगे, एक तो 171A की हेडिंग पढ़ लेंगे कि भाई इसमें क्या बताया गया है। इसमें कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड, मतलब अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसकी परिभाषा दी गई है, तो बस आप इसको याद कर लेंगे, अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में पूछेंगे तो सिर्फ यही पूछेंगे कि अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकारी कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट को कहाँ डिफाइंड किया गया है, 171A में, बस अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में 9A में आपको याद रखना है ब्राइबरी, रिश्वत कहाँ बताया गया है, 171B में, और ब्राइबरी की पनिशमेंट 171E में। आप चाहें तो यहीं पर लिख सकते हैं इसके साथ 171E, ताकि याद रहे कि 171B में रिश्वत और ब्राइबरी को परिभाषित किया गया और E में उसकी पनिशमेंट बताई गई है, ठीक है। ई में जो है उसकी पनिशमेंट बताई गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 171D पर्सोनेशन एट इलेक्शन, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। तो इसको आप हेडिंग भी याद रख लीजिएगा और थोड़ा सा अंदर भी देख लीजिएगा। बस इस चैप्टर में आपको ये 4 सेक्शंस ही पढ़ना है, 171A 171B 171D 171E, बाकी आप स्किप कर दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 10। चैप्टर 10 बात करता है कंटेम्प्ट्स ऑफ लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। तो ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक चलता है, 172 से 190 तक चलता है, ठीक है। 172 से 190 तक इसमें टोटल सेक्शन है। तो इसमें से आपको क्या पढ़नी है, इसमें से आपको 172 की हेडिंग याद करनी है, अंदर पढ़ना है, 173 की हेडिंग याद करनी है, 174 की हेडिंग याद करनी है, 174A इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडिंग याद करनी है, और ध्यान रखना है कि 174A जो है वो सेक्शन CRPC के 82 से रिलेट बात करती है। उसके बाद 175 और 176 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 177 इंपॉर्टेंट है, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिथ्या इत्तला देना। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मिथ्या इत्तला देना कौन सी धारा में बताया, 171 है ना। तो सेक्शन याद करनी है, मतलब हेडिंग याद करनी है और अंदर भी पढ़ना है। 170
178 भी पढ़ना है। तो इतने पोर्शन में आपने 2 सेक्शंस छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो 172, 73, 74, 74A, 177 एंड 178 इज इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे 181 फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन। बस वो पढ़ लेंगे आप, हेडिंग पढ़ लेंगे और पनिशमेंट देख लेंगे कितनी है। उसके बाद सीधा आप आ जाएंगे 186 पे, बाकी आप ये सारी स्किप कर देंगे बीच की सेक्शंस। 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। लोक सेवक जब वो अपने काम कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और आप उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सेक्शन। तो ये हेडिंग बेस्ड भी पूछी जाती है और उसमें पनिशमेंट कितनी है वो भी आपको याद रखना है 186 में। देन 187 की हेडिंग याद रखना है और पनिशमेंट याद रखना है। इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं CRPC की 37 और CRPC की 100 क्लॉज 8, तो ये भी ध्यान रखना है सब सेक्शन 8, 188 और 189। बस इतनी आपको जो है हेडिंग याद करना है और एक बार अंदर रीडिंग कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 186 इंपॉर्टेंट है और 172 से 178 तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 11। चैप्टर 11 बात करता है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्यूसेंस के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये जो आपका चैप्टर है ये 191 से 229A तक चलता है, 191 से 229A तक। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 191 मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस। 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है और अंदर के इंग्रेडिएंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंदर भी पढ़ना है और हेडिंग भी याद करना है। 191, 192 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 193, 194, 195, 195A, 196, 197 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको 197 तक हेडिंग याद करनी है, अंदर भी एक बार रीडिंग करना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाएंगे 201 पे, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंसेस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर्स। ये आपको हेडिंग याद करना है क्योंकि इसमें अगर कैपिटल ऑफेंस है तो पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो लेस देन 10 ईयर्स है, तो सारी कंडीशंस बताइए। एक बार आप इसको रीड करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अंदर से, और हेडिंग भी आपको ये इसमें सब हेडिंग से तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 201 की, इसमें अंदर के इंग्रेडिएंट पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 202 इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफिस ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। थोड़ा सा हेडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है और अंदर पनिशमेंट कितना बताया गया है वो। 203 गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, हेडिंग इंपॉर्टेंट है और अंदर कितनी सजा है। 204 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। किसी भी सेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड आ गया तो उसको आप ध्यान रखना हर एक्ट में, जितने भी अभी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अगर किसी भी सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी, तो वो आपको हेडिंग बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड हेडिंग्स हमेशा एग्जाम में किसी ना किसी सब्जेक्ट की पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 204 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की, तो हेडिंग याद रखनी है। मेनली तो आपको हेडिंग याद रखनी है कि किस सेक्शन में बताया गया है कि साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए दंड किस सेक्शन में बताया गया है, तो 204 हेडिंग याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर में, सीधा 209 पे आ जाइए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, ठीक है ना, कहाँ बताया गया है, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, अंदर भी पढ़ना है। फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंज्योर, क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। हार्बरिंग ऑफेंडर, अगेन देखिए 212 आ गया। तो अब आप जितनी बार इंडेक्स में लिखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमने देख लिया सेक्शन 52A में सबसे पहले हमने पढ़ा, देन सेक्शन 30 में पढ़ा, देन हमने सेक्शन 136 पढ़ी, फिर 157 पढ़ी और उसके बाद ये 212 जो है हार्बरिंग ऑफेंडर आ गई। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको ध्यान आता रह जाएगा कि भाई हार्बरिंग से संबंधित प्रावधान इतनी सेक्शंस में है, और फिर डिटेल में देख लेंगे कि हेडिंग में क्या डिफरेंस है सब में, ठीक है। तो 212 में अगेन हार्बरिंग, उसके बाद ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, ये आप छोड़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है 216A, पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स। लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति कहाँ बताई गई है, 216A में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, और अगेन भाई आप सारी सेक्शंस लिख लेंगे संशय से रिलेटेड। 217 की हेडिंग याद करनी है, पब्लिक सर्वेंट डिसोविंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, एक बार अंदर भी देख लीजिएगा।
219 पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एटसेट्रा कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 77 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 77 में हमने पढ़ा था न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायालय की शक्ति, मतलब हमने 77 में पढ़ा था एक्ट इन फर्दरेंस जुडिशरी वाला, तो ये उसका एक्सेप्शन है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई भी जज जब न्यायिकता कार्य करता है और फिर उसने न्यायिकता कार्य करते हुए यदि कोई कार्य किया है तो वो कभी भी अपराध नहीं है। लेकिन सेक्शन 77 का एक्सेप्शन है सेक्शन 2012। इसमें बताया गया है कि अगर न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक भ्रष्टतापूर्वक बनाता है तो उसको फिर सजा होगी, मतलब वो ऑफेंस है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, 219 क्यों याद रखना है, क्योंकि ये 77 का एक्सेप्शन है। उसके बाद सेक्शन 252 हेडिंग थोड़ा सा याद रख लेंगे, अंदर पढ़ लेंगे, अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। 224 रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल अप्रीहेंशन, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने के में प्रतिरोध या बाधा, तो इसकी हेडिंग याद रखनी है और कितनी पनिशमेंट है यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वो याद रखना है। 224। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है, जंप कर जाना है 228 पर। 228 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना, तो ये बाय हेडिंग पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बाय हेडिंग पढ़ना और उसके इस अपराध के लिए कितनी सजा है वो ध्यान रखना है। 228A की हेडिंग पढ़ना है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो रिलेटेड अमेंडमेंट आप देख लीजिएगा क्या हुआ है इसमें अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट ध्यान रखना है और प्लस इसकी हेडिंग याद रखना है। 229 की हेडिंग याद रखना है, जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण, सीधा डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन आता है। फिर 229A जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता, अगर ऐसा होता है तो कितना दंड का प्रावधान है, दंड याद रखना है और हेडिंग याद रखना है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है चैप्टर 12 जो कि सिक्के और गवर्नमेंट स्टाम्प से रिलेटेड है। ये 230 से 263A तक है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि 230 से 263A तक याद है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बस ध्यान रखना है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सिर्फ देख लीजिएगा कि भाई सिक्का पढ़ रहे हैं तो सिक्के को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो क्वाइन को जो है 230 में, काउंटरफीट क्वाइन सिक्के का कूटकरण 231 में, काउंटरफिटिंग इंडियन क्वाइन 232 में, है ना, कि भाई भारतीय सिक्के का कूटकरण कहाँ बताया गया है 232 में। आप चाहें तो बस इस चैप्टर की हेडिंग पढ़ सकते हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो सीधा हेडिंग से बनेगा कि सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाया जाना या बेचना, बनाना या बेचना कहाँ पे है, कहाँ पे दंडित है, तो सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप एक बार इस चैप्टर की सारी हेडिंग्स याद कर सकते हैं, अंदर पढ़े या ना पढ़े हेडिंग्स जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके बाद इस चैप्टर में 236, 237, 238 ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगी, ये पूछी जा सकती है इनकी हेडिंग्स, इसलिए ये सेक्शंस की हेडिंग्स आप ज़रूर देख लें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो 236, 237, 238 एंड 241 ये हेडिंग्स आप ज़रूर देख लें, बाकी आप चाहें तो छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर से जो हेडिंग आप याद रख सकते हैं वो 255 और 258 आप याद रख सकते हैं। वैसे अभी तक इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, अगर पूछा गया है तो बस शुरू की जो सेक्शंस हैं 230, 231 और 232 वहाँ से पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी साइड से लापरवाही ना बरतें और हमारा सिलेक्शन क्यों रुके, इसलिए मुझे लगा कि कुछ और सेक्शंस जो हम याद रख सकते हैं वो मैंने आपको अपनी साइड से बता दी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर 4-5 सेक्शन आप किसी चैप्टर से याद कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा गजब नहीं हो जाएगा। 230 से ये चैप्टर स्टार्ट है 263A तक, तो टोटल हमने सिर्फ कितनी सेक्शन पढ़ी, हमने सिर्फ 2 यहाँ पर 4 और कुल मिलाकर हमने 8 सेक्शन पढ़ी हैं। ठीक है, तो 8 सेक्शन आप पढ़ सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 13 बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मीजर्स। ये 264 से 267 4 धाराएं हैं इसमें, आप बस इसका चैप्टर याद रख लें, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से अभी तक आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अगर आपको समय मिले बाद में जब आप पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लें फिर आपको लगे कि अभी आप कर सकते हैं तो देख लीजिएगा हेडिंग, अदरवाइज स्किप कर दीजिए इस चैप्टर को। बस हेडिंग याद रखिएगा चैप्टर 13 की कि कहाँ कौन से चैप्टर में वेट और मीजर्स से संबंधित दंड की या ऑफेंसेस की बात की गई है, तो वो चैप्टर 13 है। उसके बाद चैप्टर 14 इंपॉर्टेंट है,
चैप्टर 14 है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता पर, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में ये 268 से 294A तक जो है काम करता है ये चैप्टर। 268 से 294 तक ये चैप्टर में बताया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन सी, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 268 पब्लिक न्यूसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। इससे रिलेटेड प्रावधान सीआरपीसी और सीपीसी में भी है, तो आप यहीं पर लिख लीजिएगा कि सीपीसी में पब्लिक न्यूसेंस को 91 में डिफाइंड किया गया है और सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड प्रोसीजर 133 में बताया गया है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जा चुका है कि लोक न्यूसेंस को आईपीसी में कहाँ डिफाइंड किया गया है, 263 में और सीपीसी में 91 में। उसके बाद 261 हेडिंग भी याद करनी है, अंदर भी पढ़ना है। 271 हेडिंग एंड अंदर दोनों पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में आपको अंदर भी पढ़ना है और हेडिंग भी याद करनी है। और अभी तक मैंने जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताई हैं उनको आपको अंदर तो पढ़ना ही है, हेडिंग भी उनकी याद करनी है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। तो 271, 272, 273, 274, 275, 277 मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है, ये पूछा जा चुका है कि लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, मतलब जो वाटर होता है पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वियर्स में या फॉलिंग में, उनको आपने क्या कर दिया, दूषित कर दिया, गंदा कर दिया, तो उसके लिए दंड कहाँ बताया गया है, 277 में बताया गया है। तो इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है, हेडिंग पढ़ना है और जो काम जो अपराध आप कर रहे हैं उसके लिए दंड कितना है वो पढ़ना है। तो हेडिंग और पनिशमेंट, हेडिंग और पनिशमेंट, बस इतना पढ़ते जाएंगे आपका चैप्टर कंप्लीट है ना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में अगर पूछेंगे तो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड कुछ पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इन सेक्शन से तो कुछ नहीं आता, फिर आपको कवर करना पड़ती हैं ये सेक्शंस मेंस में, ठीक है। तो फिर उसके बाद 278, 279 इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। 279 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। ये सेक्शन बेस्ड कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी सेक्शन में है रेस ड्राइविंग, और पनिशमेंट कई बार पूछी जा चुकी है, कितनी पनिशमेंट है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके इंग्रेडिएंट भी ध्यान रखना है। उसके बाद 280 रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, जलयान का उतावलेपन से चलाना। 281 एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट, मार्क और बग्गी, भ्रामक प्रकाश चिन्ह और बोए का प्रदर्शन, सॉरी ये बोए लिखा था। 281, तो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, हेडिंग से याद करनी है, अंदर पढ़े या ना पढ़े, अंदर क्या पढ़ना है, पनिशमेंट। तो हेडिंग और पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 92, 93, 94 और 294A, ये पूरा चैप्टर सेक्शन बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी सेक्शंस की हेडिंग आपको रटी होना चाहिए, सारी सेक्शंस की हेडिंग आपको रट लेना और कितना पनिशमेंट है, बस हो गया आपका काम। उसके बाद अब आप आएंगे चैप्टर 15 पे, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में अपराध, ठीक है। तो इसमें से आपको मेनली हेडिंग्स ही देखना है, सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे 295 में उन्होंने बताया है कि इंजरिंग और डिफीलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, कहाँ डिफाइंड है 295 में। 295A की हेडिंग याद करना है, 296 की हेडिंग याद करना है, 297 की हेडिंग याद करना है, ओके। और पनिशमेंट कितना है वो याद करना है। आगे बढ़, इसके बाद 298 चैप्टर 15 की लास्ट सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन है, तो 5 सेक्शन आपको हेडिंग याद कर लेनी है, अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विथ डेलिब्रेट इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। तो सिर्फ हेडिंग पढ़ लें और पनिशमेंट कितना है वो देख लें, बाकी अदर इंग्रेडिएंट आप छोड़ सकते हैं और कुछ नहीं पूछेंगे, हेडिंग पूछेंगे, कितना दंड है वो पूछेंगे, बस। चैप्टर 15। चैप्टर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन चैप्टर 5A की बात है यदि और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो अनलॉफुल असेंबली वाला था एक, तो आपका चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपका ये चैप्टर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 16 में तो सभी पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कल्पेबल होमिसाइड, भाई आपराधिक मानववध 299 में, मर्डर 300, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड 301, हेडिंग याद करनी है और अंदर तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर 302 में पनिशमेंट ऑफ मर्डर बताया गया है। 303 जो है ये जो है अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है ना, असंवैधानिक हो चुकी है ये मिट्ठू सिंह वाले केस से। तो आप चाहें तो यहाँ पे केस भी मेंशन कर सकते हैं, मिट्ठू सिंह
वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस तरीके से आप अपने इंडेक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 304, सेक्शन 304A, 304B डाउरी डेथ, 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड, 306, 7, 8, 9, 10, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, ये तो छोड़ना ही नहीं है। हेडिंग्स तो बिल्कुल रट जानी चाहिए इस चैप्टर की, और अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स और कितनी कितनी पनिशमेंट है वो सब याद हो जाना चाहिए 299 से 3011 तक। ओके, आगे बढ़ते चलिए। बाद आपको देखना है 312 कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। ये दो जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद आप 314, 15, 16 एक बार बस रीड कर लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 317 ये पढ़ेंगे आप, और 318 पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो 312, 313, 317 और 318 आपको पढ़ना है। उसके बाद हार्ट वाले उस पर आएंगे अपन। ये चैप्टर 16 ही है जो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला वाला पार्ट था जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने से संबंधित पढ़ी हमने, जो कल्पेबल होमिसाइड वगैरह थी, फिर ये मिसकैरेज वगैरह से रिलेटेड, फिर ये हार्ट से रिलेटेड। तो अब हार्ट से रिलेटेड सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पूरी सेक्शन के हेडिंग याद करनी है और अंदर इंग्रेडिएंट भी पढ़ना है। 319, 320, 321, 322, 23, 24, 25, ठीक है। ये सारी हेडिंग्स जो है सेक्शंस की हेडिंग याद करना है, प्लस अंदर भी पढ़ना है कि कितना कितना पनिशमेंट है और किस किस तरीके से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 326। तो 326 सेक्शन में जो है 2013 में अमेंडमेंट हो गया था, जिससे नई धारा जुड़ गई थी 326A और 326B, और फिर उसके बाद 2018 के अमेंडमेंट से फिर से अगेन इसमें चेंज हुआ था, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें से हम ये उसकी हेडिंग्स वगैरह देखेंगे, क्या नई हेडिंग्स आई थी, ठीक है। तो ये 326B इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट वाली देखना है इसमें हमें, ठीक है। फिर 328 की आप हेडिंग देख लेंगे। 330 इंपॉर्टेंट है, पूछी गई एग्जाम्स में, तो इसको आप हेडिंग देख लेंगे, अंदर पढ़ लेंगे। 333, 334, 335, 336 इन सब की हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, प्लस पनिशमेंट देखेंगे। उसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339, कई बार पूछा गया है कि भाई सदोष अवरोध जो है क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ किस धारा में बताया गया है, इनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। 339 आगे बढ़ते हैं। 339 के बाद 340, 341, 342, 343, 44, 45, 46 यहाँ तक पूरी हेडिंग्स जो है आपको पूरी याद कर लेनी है। हेडिंग्स हेडिंग बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, छोड़ना कुछ नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे फोर्स पे 349, 350, 351, 352। ये तो मतलब ऐसी सेक्शन हैं ये आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये एग्जाम्स में पूछते ही हैं कि भाई बल को कहाँ पे बताया गया है, आपराधिक बल क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, कौन सी सेक्शन में है, कितना दंड है, इंग्रेडिएंट, इन सेक्शन से तो मतलब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। हेडिंग तो याद होना ही चाहिए, कितना पनिशमेंट है वो याद होना चाहिए, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट है वो याद होना चाहिए, ठीक है। फिर 353, फिर 354, तो 354 में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो 354 के बाद क्या है, 354A, 354B, 354C और 354D जो है ये अमेंडमेंट एक्ट 2013 से जोड़े गए थे, और शायद से 2018 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो अभी अपन अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे तो उसमें कंफर्म कर लेंगे क्या है, ठीक है। तो 354 और 354A के बाद ये जो नई धाराएं अमेंडमेंट होके जो नई धाराएं जुड़ी हैं वो तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो ये नई धाराओं की सारी की आप हेडिंग्स भी याद करेंगे, अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे सीधा 359 किडनैपिंग पे, है ना। यहाँ से कई बार पूछा गया है कि किडनैपिंग को कौन सी धारा में बताया गया है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कौन सी धारा में बताया गया है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है, एब्डक्शन कहाँ बताया गया है, पनिशमेंट कहाँ बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो 359, 60, 61, 62, 63, 63A, 63B, 64A, देन उसके बाद सॉरी बी बोल दिया मैंने, 363A, 364, 364A, है ना, 365, 366, 366A और 366B, यहाँ तक की 359 से 366B तक की सारी हेडिंग्स, उनमें पनिशमेंट और उनके इंग्रेडिएंट सब कुछ पढ़ना है, यहाँ से आप कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे पढ़ेंगे, ये दो सेक्शन आप छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद हम देखेंगे सेक्शन 369, 379 में भी अमेंडमेंट हुआ है। 370 सेक्शन है ये बदल दी गई है पूरी, मतलब ये हेडिंग चेंज हो गई 370 की, ठीक है। ये मेरा पुराना बेयर एक्ट है, अगर आप लोगों का नया बेयर एक्ट होगा तो उसमें नई वाली हेडिंग होगी। तो जो नई हेडिंग है वो है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, मैंने लिख ली है। आपके पास अगर पुराना बेयर एक्ट है तो आप भी लिख लें ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, या फिर जो
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 है। आप वो डाउनलोड कर लीजिए बेयर एक्ट अपने PDF फॉर्म में या मार्केट से खरीद लीजिए, ठीक है। तो 370 की क्या हो गई है, हेडिंग ही चेंज हो गई, इसलिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडिंग ही चेंज हुई है। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है हेडिंग से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको 370 की हेडिंग याद रखनी है, क्या हो गई है, अब ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन हो गई है। तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन और उसमें कितनी पनिशमेंट है, क्या है वो याद करना है। फिर 371, 372, 373, 374 इन सब की हेडिंग याद करनी है, ठीक है। तो 370 की नई हेडिंग और 370 के बाद 370A सेक्शन जुड़ी है, तो वो भी हम देखेंगे अभी अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है ये पूरा चेंज हो चुका है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से, है ना। रेप के जो अंदर के इंग्रेडिएंट है वो उसमें बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, पनिशमेंट चेंज हो गई है, चार्जेस चेंज हो गए हैं। तो ये हेडिंग्स तो याद करनी है, तो आप अमेंडमेंट एक्ट से करेंगे। अगर आपके पास पुराना बेयर एक्ट है तो आप उसको यूज ना करें इन सेक्शंस के लिए। नया या तो अमेंडमेंट एक्ट खरीदें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 या 2018 खरीदेंगे अब आप। और नई आप अवेलेबल है, नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप डाउनलोड कर लें नेट से, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 और 2013 दोनों डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो उसमें से हम ये वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे रेप वाला। तो 376, 376A, 376B, 376C, 376D, उसके बाद नई जो है सेक्शंस जुड़ी हैं, जो पुरानी 375 है इसको सब्सटीट्यूट किया गया है ना, 375 को 376 को 376A B C D ये क्या है, बदल दी गई हैं अमेंडमेंट से। और इनके बाद 376D के बाद जो है नई सेक्शन जुड़ गई है 376E, है ना। और ये कुछ सेक्शन है जो अमेंडमेंट एक्ट 2013 से और 2018 से जो चेंज हुई है वो अभी हम देख लेंगे। 377 अनलॉफुल ऑफेंसेस, अननेचुरल ऑफेंसेस, प्रकृति विरुद्ध अपराध। तो ये आपका जो है पूरा चैप्टर कौन सा, चैप्टर 16 यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ध्यान रखना चैप्टर 16 शरीर के विरुद्ध अपराध या ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी जो है वो कल्पेबल होमिसाइड से शुरू होकर के प्रकृति विरुद्ध अपराध पर खत्म हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड 299 से शुरू होता है, 377 पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये वाली सेक्शंस अभी हम अमेंडमेंट एक्ट से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 17 पे। चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है वो आपका 378 से 462 तक चलता है, ठीक है। 378 से 462 तक चलता है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सी हो गई, 378 चोरी, 379 चोरी के लिए दंड या पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से संपत्ति की चोरी, 382 इनकी सबकी हेडिंग्स पढ़नी है। यहाँ से हेडिंग से तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि लिपिक या सेवक द्वारा संपत्ति की स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी किस धारा में बताया, 381 में बताया, कितना दंड है, कब माना जाएगा, इंग्रेडिएंट मतलब अंदर भी पढ़ना है, हेडिंग भी, सेक्शन भी याद करनी है और पनिशमेंट भी याद करनी है। उसके बाद एक्सटॉर्शन 383, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन 384। उसके बाद आप सीधा 388 पढ़ सकते हैं, बीच की सेक्शंस छोड़ सकते हैं। एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। तो मैंने आपको बताया ना, जहां जहां डेथ पनिशमेंट यदि आपको दिया गया है तो वो प्रोविजन की हेडिंग भी आपको याद करना और अंदर भी, क्योंकि डेथ पनिशमेंट हर प्रोविजन में नहीं होती, बहुत रेयर होती है। तो 388 आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ डेथ पनिशमेंट है। उसके बाद 390 रॉबरी, लूट, और उसमें व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, उसके बाद व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि चोरी कब लूट है, ये कौन सी धारा में बताया गया है, तो ध्यान रखना है कि ये 390 में बताया गया है। एक्सटॉर्शन कब लूट है, ये भी 390 में बताया गया है। डकैती 391, फिर पनिशमेंट फॉर रॉबरी, देन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। ये सारी सेक्शंस की हेडिंग याद करनी है और अंदर उसकी पनिशमेंट देखनी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे 393 के बाद 395 पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी, 396 डेकॉइटी विथ मर्डर, 397, 398, 399, 400, 401, 402 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हमें
देखनी है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। तो ये 403, 404 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हेडिंग याद करनी है, अंदर पढ़ना है। उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस, तो मतलब आपको ये हेडिंग याद रखनी है कि भाई 403 और 404 जो है वो किससे रिलेटेड है, आपराधिक दुर्विनियोग से। फिर उसके बाद आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड कितनी सेक्शन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये 405 से 409 तक है, तो 405 से 409 तक जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। फिर आप उसको स्पेसिफिकली याद कर लीजिए कि 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 406 में पनिशमेंट उसकी, 407 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय करियर। तो आप अब इनको याद करने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे आपने देख लिया कि 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फिर उसकी पनिशमेंट है, फिर उसमें बताया कि अलग अलग लोगों द्वारा, तो आप ये वर्ड्स भी याद कर सकते हैं कि 407 में करियर द्वारा, 408 में क्लर्क और सर्वेंट द्वारा, 409 में पब्लिक सर्वेंट या बैंकर या मर्चेंट और एजेंट द्वारा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टोलन प्रॉपर्टी 410, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बेस्ड, कई बार पूछी जा चुकी है, सेक्शन बेस्ड है ना, कि चुराई हुई संपत्ति के बारे में प्रावधान कहाँ बताया गया है, 410। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हम पढ़ेंगे 413, 413 हैबिचुअल डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना, है ना, ये हेडिंग बेस्ड याद करना है, मतलब आपको हेडिंग याद रखना है कि कहाँ पर बताया गया है। उसके बाद चीटिंग, छल 415, 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा चीटिंग, ये बाय हेडिंग कई बार पूछे गए हैं, पनिशमेंट पूछी गई है इनकी, है ना, तो 417 में पनिशमेंट फॉर चीटिंग बताई है, फिर 419 में पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बताई है, तो इसकी पनिशमेंट कहाँ बताई गई है, 419 में, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं ऐसे कि याद रहे। 420, कई बार आपने सुना होगा 420, तो वो यही 420 है, छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, तो इसको बोला जाता है 420 करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप सेक्शंस छोड़ सकते हैं, 421, 22, 23, 24 आप ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप आएंगे रिस्टी पे, मिसचीफ, 425 में क्या बताया गया है, मिसचीफ, रिस्टी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद आप देखेंगे 426 रिस्टी के लिए दंड, 427 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि 50 रुपए तक की रिश्ती कहाँ बताई गई है, 427 में, तो बस आप यही याद रखिए। अब इतना तो आपको याद हो गया कि 425 से रिश्ती है, तो आपने देख लिया कि भाई मिसचीफ जो है वो 425 में बताया गया, पनिशमेंट 426 में बताया गया। अब बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। 50 रुपए तक की रिश्ती 427 में बताई गई है, 10 रुपए के एनिमल, 10 रुपए के जानवर के लिए रिश्ती 429 में बताई गई है, 50 रुपए के कैटल के लिए रिश्ती 429 में बताई गई है। इसलिए बस इनको हेडिंग से याद रखना है, ठीक है ना, कि इतनी बताई गई। और इनका दंड कि 50 रुपए तक का कोई कैटल था और उसके साथ आपने मिसचीफ किया है ना, तो उसके लिए कितना दंड है, तो दंड याद रखना है और हेडिंग याद रखना है। उसके बाद आप डायरेक्ट ये सारे सेक्शंस छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट देख लेंगे 436 मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, तो हेडिंग और इसके इलस्ट्रेशन। उसके बाद 440 मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, मृत्यु या उपहति कार्य करने की तैयारी के पश्चात की गई रिश्ती। तो देखिए फिर यहाँ पे मृत्यु और उपहति वर्ड आ गया, इसलिए ये हेडिंग याद करना है, अंदर भी पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आया क्रिमिनल ट्रेसपास, तो ये तो बहुत, ये पूरा चैप्टर की हेडिंग बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा हेडिंग, इनके इलस्ट्रेशन और इनकी पनिशमेंट, यही आपको पढ़ना है। तो आपसे पूछ लेते हैं आपराधिक अत्याचार कौन सी धारा में बताया गया है, 441, कितना पनिशमेंट है ना, और कब माना जाएगा कि आप क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, तो इसके लिए आपको अंदर डिटेल पढ़ना पड़ेगी, सारे इंग्रेडिएंट्स ध्यान रखना पड़ेंगे कि कब क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है, कब हाउस ट्रेसपास हो जाता है, कब प्रच्छन्न गृह अत्याचार लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो जाता है, फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, ये सेक्शन बेस्ड पूछ लेते हैं कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कहाँ पर बताया गया, 444, ये कई बार सेक्शन बेस्ड पूछा गया है। हाउस ब्रेकिंग है ना, 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, 447, 448, 449, 450, 51, 53, 454, 456, ये कुछ सेक्शंस हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ना। और 456 के बाद 459 पढ़ते हैं, बाकी बीच की ये छोड़ देंगे 2, 4, 8 सेक्शन।
ठीक है, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास की हो गई 456। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप ये 459 देखेंगे कि ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया जब आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे थे, तो 459 में तो कितनी पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट देख लेंगे। अब आता है हमारा चैप्टर 18। चैप्टर 18 जो आपका है 463 से 489 ई तक, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कैमरे में, आप लिख लीजिएगा 463 से 489 ई तक ये है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित विषय में अपराध। तो अध्याय याद रखना, अध्याय तो आपको पूरे 23 के 23 याद करने ना। तो इससे रिलेटेड सेक्शन इंपॉर्टेंट कौन सी इस चैप्टर से, 463, 464 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, 465 पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी कूट रचना के लिए, 466, 467, 468, 470, 471। इतनी हेडिंग्स आपको याद करनी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप ये छोड़ दें, 472, 473 छोड़ दें, 469 छोड़ दें। इसके बाद हम ये सारी सेक्शंस छोड़ देंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दें। आप डायरेक्ट आ जाएंगे 479 पे, प्रॉपर्टी मार्क, कि भाई अब पढ़ ही रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी मार्क, तो पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी मार्क को कौन सी सेक्शन में बताया गया है। 479 सिर्फ सेक्शन ही देख लें, मतलब हेडिंग याद कर लें, बस अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, तो हेडिंग पता होना चाहिए कहाँ पे बताई गई और कितनी पनिशमेंट है वो खोल करके देख ले, बस और कुछ नहीं पढ़ना उसमें। फिर 489 टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी, क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना, तो ये कहाँ बताया गया 489 में, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फिर करेंसी नोट से रिलेटेड प्रोविजंस आ गए, तो आप चाहें तो पहले यही लिख सकते हैं कि करेंसी नोट से रिलेटेड क्या है, 489A से 489E, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं 489A टू 489E करेंसी नोट से रिलेटेड है, तो बस करेंसी नोट से रिलेटेड है। हेडिंग याद करना, अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो सिर्फ हेडिंग देख लेंगे कि करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण 498 में बताया है। फिर यूजिंग एज जीनियन फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट और बैंक नोट, कूटकर या कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना, कहाँ पे है 489B में दंडित है, तो इसमें दंड भी बताया गया, दंड भी देख सकते हैं कि कितना दंड है अगर कोई अगर पकड़ा गया तो ये सारी हेडिंग और पनिशमेंट। उसके बाद आपका चैप्टर 19 बहुत छोटा सा है, इसमें टोटल 3 सेक्शन थी जिसमें से 2 तो रिपील्ड ही हो गई है ना, तो आपको इसका चैप्टर याद रखना है कि चैप्टर 19 क्या बात करता है, सेवा संविदाओं के आपराधिक न्यास भंग के विषय में, द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो यहां से आपसे चैप्टर से क्वेश्चन बनता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड चैप्टर कौन सा, तो चैप्टर 19, और सिर्फ एक सेक्शन इसकी जीवित है 491, तो उसकी हेडिंग और उसको अंदर से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बाकी 2 तो रिपील्ड है, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, और तो सिर्फ एक सेक्शन है 491। उसके बाद चैप्टर 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, तो मैरिज से संबंधित प्रावधान 493 से 498 तक है, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बाइगेमी, द्विविवाह सबको पता है, तो इसकी सेक्शन आपको है ना 494, तो हम इसको बाइगेमी या द्विविवाह के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट हेडिंग क्या है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो आपसे हेडिंग भी पूछ सकते हैं और बाइगेमी भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यही सेक्शन बाइगेमी कहलाती है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है 496, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, विधि पूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, इसको कहा जाता है मॉक मैरिज। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मॉक मैरिज का प्रावधान कौन सा, तो 496, तो आप वहीं पर लिख लेंगे कि 496 को क्या कहा जाता है, मॉक मैरिज, और उसकी एक्चुअल हेडिंग क्या है वो, और प्लस पनिशमेंट पढ़ेंगे आप। उसके बाद 497 एडल्ट्री जार कर्म, जिसको आपको अभी पता होगा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 497 एडल्ट्री को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो आपको इससे रिलेटेड केस देख लेना है कि कौन से केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि अब ये फोर्स में नहीं रही है, इनवैलिड हो गई है, अब इसको कोई भी फोर्स नहीं करा सकता है, सिर्फ इसको एक आधार बना दिया तलाक का, है ना। तो ये अभी रिसेंट है, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आप पढ़ लेंगे, कि बस आपको पता होना चाहिए कि एडल्ट्री क्या था, वो पूछ सकते हैं कि एडल्ट्री क्या था, कहाँ बताया था, किस केस से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि अभी रिसेंट है तो पूछ सकते हैं किस केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, इस तरीके से, है ना, तो केस का नाम पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। उसके बाद 497 एनसाइटिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, 490, तो इसकी हेडिंग याद करना है। उसके बाद चैप्टर 20A
क्रुअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, ये चैप्टर 20A है आपका, है ना। चैप्टर 20A की हेडिंग पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है 498A, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी पूछ लेते हैं कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स द्वारा वुमन जो है उसकी कौन सी धारा है 498A, चैप्टर कौन सा है 20A, कितनी पनिशमेंट है, क्या इंग्रेडिएंट, तो ये पूरा आपको अंदर पढ़ना है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 21 डिफेमेशन, मानहानि। तो ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 499 से 502 तक, है ना। तो 499 से 502 तक। तो 499 में मानहानि बताई गई है, मानहानि के लिए पनिशमेंट 500 में बताया गया है। 501 502 में थोड़े उसके तरीके बताए गए हैं भाई, कैसे कैसे जो है मानहानि की जा रही है, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी 499 और 500 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस, आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षेम कारित करना। तो 503 से 510, है ना, तक बताया गया है। तो इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अब भाई जो वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड सेक्शंस तो देखनी पड़ेंगी। तो 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फिर उसके बाद 504 इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। फिर उसके बाद 506 इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो 503 के साथ 506 पढ़ेंगे। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बताया 503 में है और पनिशमेंट 506 में। फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन 507, यहाँ से क्या नाम से वो आपका इलस्ट्रेशन बहुत पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद 508 509 में अमेंडमेंट हो गया है, तो अभी हम अमेंडमेंट उसके लिए अपन डायरेक्ट देखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट 2013, है ना। तो 509 की हेडिंग और 5010 की हेडिंग। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 23 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, इसमें सिर्फ एक ही धारा है 511, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। चैप्टर की हेडिंग याद रखनी और सेक्शन की हेडिंग याद रखनी और अंदर भी पढ़ना है कि इसमें क्या प्रावधान बताया गया है। चलिए अब जल्दी से फटाफट अमेंडमेंट और देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसमें क्या प्रावधान बताए गए हैं। देखिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें आईपीसी से रिलेटेड सबसे पहला अमेंडमेंट सेक्शन 100 में हुआ था, तो सेक्शन 100 में 7th पॉइंट जोड़ दिया था, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो नई सेक्शंस जुड़ी, अभी हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम मेनली अमेंडमेंट को नहीं, हम सेक्शंस को देखेंगे, है ना। तो मैंने पहले बताया था 166 के बाद 166A जोड़ी है, तो उसकी हेडिंग याद रखनी है 166A की, ठीक है। उसके बाद 166A के बाद आपका 166B भी जोड़ी थी, डबल पेज आ गया, सॉरी। 166B पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, तो इसकी हेडिंग देख लेनी है ना, कि 166B में पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बताया गया है और कितनी पनिशमेंट है वो सब देख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सेक्शन 228A में अमेंडमेंट हुआ था, तो क्या अमेंडमेंट हुआ था वो देख लेंगे आप। जो सेक्शन जोड़ी गई है नई सेक्शन वो 326A और 326B, तो 326A की हेडिंग और 326B की हेडिंग याद करनी है ना, 2013 के अमेंडमेंट से जुड़ी है। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड और वॉलंटरी 326A, 326B वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रू एसिड, तो ये एसिड अटैक से रिलेटेड ये नई धाराएं जुड़ी थी 2013 में। 326A 326B, तो इनकी हेडिंग देखना है और इनकी पनिशमेंट देखना है कि कितनी पनिशमेंट है, वो बस ध्यान में रखना है। आगे फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे जो है आपका नई सेक्शंस जुड़ी थी 354, ये देखिए 354 के बाद 354A जुड़ गई है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, तो हेडिंग याद करनी है, पनिशमेंट देखनी है। उसके बाद 354B असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद एंड टू डिसरोब, विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हेडिंग याद करनी है और पनिशमेंट याद करनी है। 354C वॉयरिज्म, 2013 के बाद से ये सेक्शन तो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैं खुद ही अटेम्प्ट कर चुकी हूँ ये तो। 2013 के बाद 2014 में, 2015, 16, 17, 18, 5-6 साल तो हो ही गए, तो जब से ये तो कंटिन्यू मतलब
आ ही जाती है वॉयरिज्म, दृश्यकारिता को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 354C, बिल्कुल रट लीजिए इसको तो, कि दृश्यकारिता कहाँ है, 354C, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट कितनी है, बस ये देखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 354D, ये 2016 के पेपर में पूछी गई थी, स्टॉकिंग है ना, तो ये MPCG 2013 में पूछी गई थी, ये देखिए मैंने लिख कर रखा है, तभी तुरंत आई थी, ये पूछी गई थी स्टॉकिंग, ठीक है। तो पीछा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तो इसमें से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, ये नई थी तो उस टाइम पे ये पूछे थे, तो हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है और अंदर ये जो 2 पॉइंट्स दिए कि पीछा करना कहलाता क्या है, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या कहलाता है, ठीक है। अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी तो समझा दूंगी। उसके बाद 370, मैंने आपको बताया ना कि 370 की हेडिंग बदल गई है, मतलब जो पुराने बैरक में 370 है ना, उसकी हेडिंग चेंज कर दी। क्या कर दी है ना ये हेडिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्ति का दुर्व्यापार, 370। और इसके बाद 370A और 370B नई हेडिंग जुड़ गई। चलिए देखते हैं। तो 370A जुड़ गई है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, 370A, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है उसका शोषण, 370A बात करती है, ठीक है। फिर 370B, अच्छा 370 के बाद 370A जुड़ी है, बस आगे देखते हैं। अब ये जो है रेप वाली सेक्शंस थी उनमें अमेंडमेंट हो गया। तो सबसे पहले तो हेडिंग आपको याद कर लेनी है, ठीक है, कि 375 में रेप बताया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारा कुछ अमेंडमेंट हो चुका है, तो वो हम देख लेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी आपको हेडिंग याद रखनी है और अंदर पढ़ना है 375 रेप, उसके बाद 376 पनिशमेंट फॉर रेप, ओके, ये सब अमेंडेड हो गई है। उसके बाद 376A पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेशन स्टेट ऑफ माइंड, तो ये जो है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कार्य करने के लिए दंड। तो ये आप नए अमेंडेड एक्ट से जो है हेडिंग याद करें और उसकी पनिशमेंट वगैरह देखें कितनी हो गई है। 376B सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। 376C सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन ऑथोरिटी। 376D गैंग रेप, ये नई जुड़ी है ना, 376D गैंग रेप। 376E पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, ओके। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 509 में, तो 509 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपको देख लेना है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स और फाइन, ओके। तो ये आपके कुछ अमेंडमेंट थे जो हो गए आईपीसी से रिलेटेड। अब एक बार 2018 वाला और देख लेते हैं कि 2018 वाले में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 का है। मेरे पास ऑर्डिनेंस था, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आया था, अब ये एक्ट आ चुका है, तो आप ध्यान रखना, ओके। एक्ट आ चुका है लेकिन चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं मैंने देख लिए हैं। तो इसमें यही है, तो वही 166A जो नई सेक्शन जोड़ी गई थी 2013 से, तो उसमें से थोड़ी सेक्शंस चेंज कर दी क्योंकि 2018 में नई सेक्शंस बन गई हैं। डी के बाद 376D के बाद 376DA और 376DB, तो बस वही अमेंडमेंट करके इन्होंने जोड़ दिया है ना। तो 228A में भी वही अमेंडमेंट, 376DA और 376DB नई सेक्शंस जोड़ दी गई हैं। तो बस ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो सेक्शन की हेडिंग है वो 2013 वाले अमेंडमेंट एक्ट की ही है, तो उनसे हेडिंग याद कर लेंगे। और इसमें क्या अमेंडमेंट 2018 में हो गया है वो ये हो गया है सिर्फ कि 376DA और 376DB सेक्शंस जोड़ दी गई हैं इनमें, है ना, जब रीडिंग करते हैं तो। उसके बाद 376 में अमेंडमेंट हुआ है, ये देखिए 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से 376AB नई सेक्शन जुड़ी है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2018 का जो अमेंडिंग एक्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये नई सेक्शन 376AB पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग के लिए दंड, ये नई जुड़ गई है, तो ये याद रखना है। फिर 376DA ये नई जुड़ी है ना, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। तो हेडिंग याद करना है और कितना दंड हो गया ये याद करना है, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये जुड़ी है वो याद रखना है। तो बिल्कुल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से जुड़ी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद
376D भी जुड़ गई है, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग करना, तो ये भी नई जुड़ी है और इसके लिए दंड कितना है, ठीक है, ये आपको कुछ याद रखना है। तो ये हमारा जो है आज खत्म होता है। हमने सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आईपीसी की कवर कर ली अभी तक के लेटेस्ट जितने अमेंडमेंट हुए हैं, और जो एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो हुआ है कि अब जो है आईपीसी जम्मू कश्मीर पर लागू है। सेक्शन 1 में अब जो अमेंडमेंट हो गया है वो ये हो गया है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड हटा दिए गए हैं। किस एक्ट से हटा दिए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से, तो वो आपको याद रखना है। सेक्शन 1 में वो तो बहुत सारे एक्ट्स में हुआ है तो सेम है, तो अब आप वो एक्ट याद रखें और कौन कौन से एक्ट अब जम्मू कश्मीर पे लागू हो चुके हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अमेंडमेंट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर करके। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप एक बार वो वीडियो देख लें, तो उससे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि अब कौन कौन से जो एक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा आपको ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताऊं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। अगर मुझे कम से कम नहीं तो 50 लाइक भी मिल जाए इस वीडियो पे तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो 2000 प्लस हो चुके हैं, लेकिन मेरे किसी वीडियोस पे लाइक अभी तक 2000 तो छोड़ी 1000 लाइक्स भी नहीं आए हैं। और मैं ऐसी इच्छा रखती हूँ कि शायद मैं इतना अच्छा तो नहीं कहूंगी, इतना तो पढ़ाती हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर कर सकूं, तो मैं इतनी अपेक्षा तो आप लोगों से रख सकती हूँ कि आप कम से कम मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं। व्यूज आते हैं मतलब 400, 500, 600, 700 व्यूज तक हैं, 1000 व्यूज तक हैं, लेकिन लाइक नहीं है। मतलब आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं। तो प्लीज लाइक किया कीजिए, हम लोगों की भी हौसला अफजाई होती है। और बताइए आपको इस तरीके के वीडियो आगे और चाहिए तो अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम।